हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज सी ऋतुबन प्रराज एंड आज हम लेके आ गए हैं चैप्टर 1 ऑफ SCPM विच इज़ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। आज इस चैप्टर में हम लोग कुछ की टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं विच इज़ फर्स्ट की व्हाट वाज द ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, व्हाट वाज द नीड ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, then three pillars of strategic cost management, then we have competitive advantage, then we have Osterwalder business model, and then we have value proposition canvas. तो आज कोशिश करेंगे कि हम ये टॉपिक्स कवर कर पाए एंड before we begin, I would also ask you to please like, share your feedback on comments, and also do share with your friends. And do subscribe this channel for all the updates regarding the SPM subject, ZB. So let's begin. So before we begin this chapter, हम लोग ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्ट पहले कैसे कॉस्ट मैनेजमेंट किया जाता था। तो अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके पहले क्या होता था, सिर्फ कॉस्ट मैनेजमेंट फॉलो होता था। ठीक है, अब ये कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है सर? तो कॉस्ट मैनेजमेंट ये है कि द फोकस इज ओनली ऑन कॉस्ट, कि हम की कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या था कि मान लो आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो। ठीक है, स्टार्टअप में क्या है, बहुत सारी इनएफिशिएंसीज रहती है कि प्रोसेसेस ठीक नहीं रहते हैं, किसी को पता नहीं होता है, बहुत सारे आप वेंडर एक्स्ट्रा चार्ज कर दे रहा है, कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहा है चीज़ों का, गुड रिसीव नोट नहीं दिख रहा है कि कितना मटेरियल आना चाहिए था। तो ये इनएफिशिएंसी होती है। तो इनएफिशिएंसीज होते हैं, जैसे ही आप ये चीज़ ढूंढ लेते हो, प्रोसेस ठीक कर लेते हो, आपकी सेविंग्स हो जाती है। तो दिस इज कॉस्ट मैनेजमेंट। बट क्या हुआ, जब आप बड़ी एमएनसीज में जाते हो, वो ऑलरेडी ये फेज के थ्रू पार कर चुके हैं, वो सारे इनएफिशिएंसीज कवर कर चुके हैं, सब चीज़ को ठीक कर चुके हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद जब आपको कॉस्ट कटिंग का टारगेट्स मिलता है, तो उससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये कैसे सर? तो फॉर एग्जाम्पल कि क्या होना शुरू हुआ मार्केट में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कार का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कार में पहले पूरी मेटल बॉडी यूज होती थी, बट अभी उसका क्या हुआ, सब्सटीट्यूट करके फाइबर यूज करने लग गए। अब कोई कंपनी मान लो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए, तो उन्होंने क्या हुआ, बहुत फाइबर का जो कॉम्पोजिशन था वो बहुत बढ़ा दिया। अब उससे क्या हुआ, गाड़ी थोड़ी भी डैमेज होती थी तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है कंज्यूमर के लिए, एंड कंज्यूमर भी फील करता है कि यार इतने सारे लाख रुपए मैंने लगाए इस गाड़ी पे, उसके बाद भी ये थोड़ा बहुत ये टच हुआ एंड इसका ये हालत हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने कॉस्ट, कंपनी के पर्सपेक्टिव से हमने कॉस्ट तो कम कर दिया कि मेटल की जगह फाइबर यूज कर दिया, तो कॉस्ट सेविंग्स हो गई, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। बट क्या हुआ, कस्टमर का क्या हुआ, कस्टमर का जो क्वालिटी का ब्रांड इमेज था वो खराब हो गया कि यार ये गाड़ी तो अच्छी क्वालिटी की गाड़ी नहीं बना रही है। वो फ्रेंड्स को भी क्या रिमेंड कर रहा है कि आप ये गाड़ी मत लो। तो ये होता है फॉलो ऑन रिperकशंस जो होते हैं कि फिर सर्विस होना ज़्यादा हो गया। ठीक है, और जो देखा गया कि फैक्ट्रीज में क्या क्या हुआ, फैक्ट्रीज में क्या हुआ, मैनेजर्स ने क्या लिया कि हम लोग इंस्पेक्शन का कॉस्ट कम कर देते। तो पहले क्या होता था, चालू करने से पहले एक इंस्पेक्शन हुआ, जहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है, ग्रीजिंग की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे कुछ चेंज पार्ट चेंज करने हैं, तो वो सब पहले इंस्पेक्शन में पकड़ा जाता था एंड देन वो करके सेटअप हो जाता था। फिर क्या हुआ, उन्होंने मैनेजर्स ने कॉस्ट सेविंग करने के लिए, बिकॉज अब टारगेट तो है कॉस्ट सेविंग का, कहीं से तो कॉस्ट सेविंग करना है, तो वो क्या करने लगे, वो इंस्पेक्शन ही कम करने लगे। वो बोले कि जब मशीनरी खराब हो जाएगी तब हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मशीन डैमेज होने लगी। जैसे हॉल्ट में जाएगा, मशीन खराब हो गई तो हो सकता है एक घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा मशीन ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो सबका टाइम वेस्ट हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया। तो सेम चीज एक और क्या हुआ, ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। अब ऑटोमोबाइल में वन ऑफ द की फैक्टर्स इज कि आपका सर्विस सेंटर्स कितने हैं। आपके जितनी ज़्यादा सर्विस सेंटर्स होंगे उतना आपका ब्रांड इमेज अच्छा होगा, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी में कुछ खराब होगा तो मैं ये 5 वाले सर्विस सेंटर में जाके हो जाएगा मेरा ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि सर्विस सेंटर्स ओपन करने पे ऑटोमोबाइल को बहुत लॉसेस होने लग गए। अब अगर एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट आप ये सोचोगे कि कॉस्ट कटिंग करना है, इस सर्विस सेंटर से हमको प्रॉफिटेबिलिटी ठीक नहीं आ रही, तो इस सर्विस सेंटर को बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, अब बंद तो कर दोगे, अब कॉस्ट सेविंग ले भी आओगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, बट उससे क्या होगा, कंज्यूमर का इफेक्ट हो जाएगा, कि कंज्यूमर का परसेप्शन इफेक्ट हो जाएगा कि यार मेरे पास वाला था, अब तो यहाँ पे शहर में ही एक है, या ये शहर में ही इसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को प्रॉब्लम होगा। जैसे वो कस्टमर को प्रॉब्लम होगा, आगे खरीदना बंद कर देगा, वो चीज़ लोगों को मना करने लग जाएगा। एंड वन ऑफ द की फैक्टर्स जो ऑटोमोबाइल में देखे, वो ये भी देखते हैं कि उसके कितने सर्विस सेंटर्स हैं, कितना इजीली रिपेयरेबल है।
ठीक है। द रीज़न बीइंग कि मारुति और टाटा इतना चलते हैं कि इनका हर शहर में हर जगह इनके सर्विस सेंटर्स रहते हैं एंड बहुत इजीली रिपेयरेबल है। तो ये एक चैलेंजेस होते हैं, तो ये चीज़ एडवांटेज में काम करती है। जैसे आप ये चीज़ कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको डिसीजन ले लोगे और कम कर दोगे तो दैट विल अफेक्ट द कस्टमर एंड कस्टमर गोइंग फॉरवर्ड फिर वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, लोगों को रिकमेंड नहीं करेगा आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो दीज वेर दी। अब आते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या था एंड क्या पर्सपेक्टिव होल्ड करता था कॉस्ट मैनेजमेंट में एंड उसकी क्या लिमिटेशंस हुआ करती है। तो कमिंग टू दिस, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, फोकसेस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। फोकस कहाँ पे? सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे। ठीक है, एज्यूमिंग दैट कटिंग कॉस्ट विल डायरेक्टली एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम लोग कॉस्ट कम करते जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बट हाउएवर दिस अप्रोच इज वेरी नैरो, रिएक्टिव एंड इंटरनली फोकस्ड। रिएक्टिव का मतलब यहाँ पे कि आज आप क्वालिटी तो कम कर दोगे, बाद में कस्टमर को इशू होगा, कस्टमर प्रॉब्लम लेके आएगा कि यार गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है, गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो गया, ये टूट गया, ये खराब हो गया। तो उसका क्या होगा, आज आप कॉस्ट कम कर दोगे बट बाद में आपको उसका रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑफन इग्नोरिंग द मार्केट कंडीशंस, कस्टमर वैल्यू एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम देखते नहीं है कि इस चीज़ को चेंज करने से क्या हम इस चीज़ को अगर इस मटेरियल को इस मटेरियल से सब्सटीट्यूट कर दे लोअर क्वालिटी, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमेशा खराब होगा अगर आप सब स्टैंडर्ड या बहुत चीप क्वालिटी ऑफ सब्सटीट्यूट यूज़ करने लग जाओ तो। ठीक है, तो इसके लिमिटेशंस आते हैं। लिमिटेशंस इज इग्नोर कंपटीशन, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। नाउ क्या होता है कि अगर आपका सिर्फ कॉस्ट मैनेजमेंट फोकस हो, मार्केट में कोई नया ट्रेंड चल रहा है, कोई नया फीचर लॉन्च हो गया, तो आप क्या करोगे, यार ये नया फीचर है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम ये अपना इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, हम जो एग्जिस्टिंग है उसमें चलेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है बट जैसे ही कस्टमर स्विच करेगा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज वो आप लॉन्च करोगे, आप पीछे रह जाओगे उस चीज़ में। तो बहुत ही नैरो विजन हो जाता है एंड कस्टमर ट्रेंड्स को इग्नोर करने लग जाता है। हमारा फोकस सिर्फ कॉस्ट रहता है कि अगर ये कॉस्ट, ये फीचर अगर कॉस्ट बढ़ा दे रहा है तो हम ये नहीं लेंगे। ठीक है, जो कि बहुत गलत है, बिकॉज ट्रेंडिंग अगर आप बिजनेस हो तो आपको हमेशा ट्रेंडिंग चीज़ें पकड़नी पड़ेगी एंड ट्रेंडिंग चीज़ें इंकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फोल्डिंग फोन्स। अब मान लो फोल्डिंग फोन्स अगर है तो अभी फोल्डिंग फोन्स धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहे हैं। अब जो कंपनी फोल्डिंग फोन्स नहीं कर रही है, उसमें R&D नहीं कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स में लॉन्च नहीं कर रही है, वो पीछे रह जा रही है। बिकॉज अगर लोग फोल्डिंग फोन्स में मूव करें एंड आपके पास फोल्डिंग फोन नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस कम हो जाएगा, आपका अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ओवर एम्फेसिस ऑन कॉस्ट कटिंग, ऑफन कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट कम करते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन तो हो जाता है बट इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम होता है, कस्टमर खुश नहीं होता। ठीक है, तो कस्टमर फिर से परचेज करेगा आपकी प्रोडक्ट नहीं। रिलाइज ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड नॉट अलाइन विद द डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, तो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स पे ही फोकस चल रहा है कि ये रेलेवेंट, क्योंकि हम लोग मार्केट में रिसर्च नहीं कर रहे, कॉस्ट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो कोई नई चीज़ें भी नहीं ला रहे, तो हम लोग आउटडेटेड प्रोडक्ट्स पे ही काम किए जा रहे हैं। तो इग्नोर्स द लेटेस्ट ट्रेंड, कस्टमर ट्रेंड्स। तो नॉट अलाइन विद द डायनेमिक, जो डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो हम लोग इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, देन इन्वेस्टिगेट्स ओनली क्वांटिटेटिव डिसीजंस इग्नोरिंग द क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो अब क्या होगा इसमें, फॉर एग्जांपल हमको बजट था, कि बजट हमारा था कि हमको 1 करोड़ स्पेंड करना था, हमने एक्चुअल में कर दिया 1.5, तो हमारा फोकस रहेगा कि ये 50 लाख्स का डेविएशन क्यों हुआ। ठीक है, बट इसमें हम लोग बाकी फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे। अब इसमें हम लोग ये नहीं देख रहे, या मान लो इसको हम लोग फॉर एग्जांपल 75 लैक्स में हो गया, तो हम लोग को 25 लैक्स का दिख रहा है कि हम लोग बजट किए थे 1 करोड़ बट हो गया 75 लैक्स, 25 लैक्स का कॉस्ट सेविंग हो गया। बट हम लोग ये नहीं देख रहे कि ये कॉस्ट सेविंग की वजह से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कम हो गया। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम हो गया तो अगली बार नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कस्टमर चर्न बढ़ जाएगा। चर्न मतलब कि वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा।
ठीक है, जो पहले आ रहा था अब नहीं आएगा। तो ये हम लोग सेविंग्स तो देख लिए कि यहाँ पे 25 लाख का सेविंग्स तो हो गया हमारे पास, बट हमने कस्टमर चर्न नहीं देखा कि इस वजह से तो हमारा चर्न कितना हो गया, कि कस्टमर हमारे कितने चले गए जो वापस नहीं आएंगे, वो हमने नहीं किया। ठीक है, ठीक है। रिएक्टिव इन नेचर फिक्सेस प्रॉब्लम आफ्टर दे अकर, विच इज जो मैंने बताया कि आप गाड़ी में क्या करोगे, पार्ट सस्ते लगा दोगे, बट क्या होगा एक साल बाद 6 महीने बाद जब कस्टमर वो चलाएगा एंड वेयर एंड टेयर होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, तो फिर वो सर्विस सेंटर लेके आएगा कि यार बोलेगा ये 6 महीने में ही खराब हो गया आपका, तो आपको फ्री में रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये रिएक्टिव अप्रोच हो जाता है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं कि ये आज तो कर दिया हम लोग, बट बाद में 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम्स हमको डील कर रहे हैं। ठीक है, फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स एंड नॉट सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो फोकस कॉस्ट ही होता है कि हमारा कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, ये नहीं होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ये सब इग्नोर करते हुए चलते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म फोकस होता है, लॉन्ग टर्म फोकस नहीं होता है। शॉर्ट टर्म फोकस कि आज हम कैसे सेविंग्स कर दे, ठीक है, कि ये मटेरियल सब्सटीट्यूट करके ले आते हैं तो सस्ते में हो जाएगा, बट ये नहीं देख रहे कि मतलब कस्टमर को प्रॉब्लम होगा, कस्टमर चाहता भी है कि नहीं, क्या फीचर चाहता है कस्टमर, ये सब इग्नोर करते हुए वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, इलस्ट्रेशंस, तो इसमें वही जो हमने डिस्कस किया था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो था लीड्स टू हायर करेक्टिव रिपेयर कॉस्ट, कि आप मशीनरी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो तो मशीनरी फैक्ट्री में खराब होगी एंड देन फिर आपको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग सर्विस स्टेशंस टू सेव कॉस्ट रिड्यूसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इम्पैक्ट सेल्स एंड ब्रांड लॉयल्टी। तो सर्विस सेंटर अगर आप बंद कर दोगे तो कस्टमर का जो एक ब्रांड के लिए इमेज था वो कम हो जाएगा, प्लस क्या होगा, लॉयल्टी, दोबारा परचेज करने के बाद 2 बार सोचेगा वो। ठीक है, तो इसके बाद आते नीड फॉर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब नीड फॉर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कि अब ये सारे चैलेंजेस हो गए। अब ये जैसे चैलेंजेस हुए तो उसमें क्या हुआ कि नए कॉन्सेप्ट की इनोवेशन हुआ कि यार अब नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, सिर्फ कॉस्ट मैनेजमेंट से नहीं चलेगा। तो नए कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या हुआ, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लाया गया। अब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कुछ तो अलग होना पड़ेगा। क्या अलग होना पड़ेगा कि ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी उनको, कि फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे लिमिटेशंस थे, जो भी हमारे कमियां थी उसमें, तो वो चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स थे एंड ये प्रॉब्लम्स को हम इस कॉन्सेप्ट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज स्ट्रैटेजिक। तो अब नीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म इन डेप्थ कॉस्ट एनालिसिस एंड अंडरस्टैंड कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे, तो फॉर एग्जांपल आपका होना था 10 करोड़ का खर्चा, हो गया 12 करोड़। अब आप सिर्फ ये देखोगे कि 2 करोड़ का एक्सेस खर्चा हो गया। करेक्ट, अब बोलोगे कि 2 करोड़ का एक्सेस खर्चा हो गया सर, कि यार ये तो गलत बात है, बट हमको ये देखना चाहिए कि ये 2 करोड़ कहाँ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। ठीक है, तो अब दो तरीके के हो सकते हैं, कि एक हो सकता है कि ये हमारा, मान लो ये हमारा सर्विस कॉस्ट था। ठीक है, जो एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहे हैं, एम्प्लॉय हेल्प दे रहे हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉय सर्विस कॉस्ट है। ठीक है, एम्प्लॉय सपोर्ट कॉस्ट मान लो। तो अब इसमें 2 करोड़ बढ़ गया। अब आप ये देखोगे कि ये 2 करोड़ कहाँ से बढ़ा। हो सकता है ये 2 करोड़ उनके लिए बढ़ा कि कुछ पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट्स के लिए बढ़ गया। ठीक है, एंड हो सकता है वो पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट्स को हेल्प की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो वो कॉन्टैक्ट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको लोग भी ज़्यादा लगेंगे, है ना। तो अगर आप ये क्या करोगे, अब सिर्फ देखोगे कि यार मेरा एम्प्लॉय कॉस्ट जो था, सर्विस कॉस्ट जो मेरा कॉल सेंटर कॉस्ट था, वो 10 से 12 करोड़ चला गया, 2 करोड़ एक्सेस हो गया। तो आपका क्या रहेगा कि यार ज़्यादा सर्विस कॉस्ट लग रहा है, तो हमको ये कम कर देना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, ये कम कर देना चाहिए। ठीक है, 2 करोड़ कम कर देना चाहिए, डायरेक्टली फायर कर दो या ये एम्प्लॉयज़ हटा दो। ठीक है, जो हमारे सर्विस सेंटर वाले हैं, वो कॉल सेंटर वाले हैं, उनके हटा दो। बट ये अप्रोच सही नहीं है। करेक्ट, हो सकता है आप जो कस्टमर सेगमेंट्स को वो कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उनका रिक्वायरमेंट ये हो कि उनको सपोर्ट ज़्यादा लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आप कुछ ऐसा टेक लॉन्च कर दिए जो उनको चलाने में मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सपोर्ट ज़्यादा लगेगा। करेक्ट, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट बढ़ क्यों रहा है। सिर्फ ये देखना कि कॉस्ट बढ़ गया, कम कर देते हैं, इज नॉट द राइट अप्रोच। ठीक है, तो
परफॉर्म इन डेप्थ कॉस्ट एनालिसिस, अंडरस्टैंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को समझेंगे कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है एंड क्यों खर्चा हो रहा है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, यूज द कॉस्ट डेटा स्ट्रैटेजिकली फॉर गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका एग्जाम्पल क्या होता है पता है आपका? एप्पल। इसमें क्या एडवांटेज लिया उन्होंने? एप्पल को पता है कि वो जो सर्विस देते हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस पे रहता है, कि यूज़र एक्सपीरियंस हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करें, ठीक है। प्रीमियम कैसे बनाए उस चीज़ को, प्रोडक्ट को, बिट कलर्स में कैसे प्रीमियम हो, दिखने डिज़ाइन में कैसे प्रीमियम हो, तो वो सब चीज़ों में। तो उनको पता है कि उनके जो कस्टमर है उनको वो प्रीमियम चाहिए, उनको ज़्यादा प्राइस पे करने से भी चलेगा, ठीक है। तो एप्पल को सस्ता करने की ज़रूरत नहीं है कि यार हम ये कॉस्ट कटिंग कर देते हैं या प्रोडक्ट को थोड़ा कम प्राइस में लिस्ट कर देते हैं, नहीं ज़रूरत है, बिकॉज वो है ही प्रीमियम ब्रांड, वो खेलती ही प्रीमियम पे। तो इसलिए तो वो आपको पता रहना चाहिए कि आपका क्या है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया, उनका यूज़र एक्सपीरियंस है, ब्रांड वैल्यू है। तो क्या होगा अगर वो मार्केटिंग वगैरह में नहीं खर्चा करेंगे तो डजेंट मेक सेंस, बिकॉज उनका है ही यूएसपी, उनका मार्केटिंग है, यूज़र एक्सपीरियंस है, तो उस पर उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखेंगे कि मार्केटिंग कॉस्ट एप्पल का कम कर दो तो उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, उस हिसाब से आपको क्या खर्चा करना चाहिए, ठीक है। देन आते हैं टू इंटीग्रेट कॉस्ट मैनेजमेंट इनटू स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका रहेगा, तो फॉर एग्जांपल इसमें कॉस्ट डिसीजंस जो होंगे तो स्ट्रैटेजी आपको उस हिसाब से बनानी पड़ेगी कि मान लो फॉर एग्जांपल आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को दे रहे हो, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को मोर अफोर्डेबल चाहिए। मोर अफोर्डेबल, आप लॉजिस्टिक्स कंपनी हो, डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। आप ई कॉमर्स कंपनी हो या लॉजिस्टिक्स कंपनी हो, जो आपका टीयर 2 टीयर 3 सर्विस में भी आपको देना पड़ रहा है, अपने सर्विसेज देना पड़ रहा है। अब इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट का अगर आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई हो जाएगा, आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई होगा तो आपका जो एंड कंज्यूमर पे कर रहा होगा वो भी ज़्यादा कॉस्ट पे कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बट आपको क्या करना है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ थोड़े प्राइस सेंसिटिव है, आपको कम से कम में करना पड़ेगा। तो कॉस्ट डिसीजन जो आप लोगे वो अपने बिजनेस डिसीजन को इंटीग्रेट करेगा कि हमको अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में करना है सर्विस, तो हमको अपना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम से कम रखना पड़ेगा ताकि वो कंज्यूमर के लिए वो अफोर्डेबल रहे, ठीक है। देन आते हैं टू व्यू द बिजनेस होलिस्टिकली, अंडरस्टैंड द कॉस्ट रिलेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज। जैसे कि हमने पढ़ा कि आप आज कुछ कॉस्ट कम कर दोगे, आज किसी क्वालिटी को सब्सटीट्यूट कर दोगे, बट लेटर आप उसको सर्विस करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इंटर रिलेटेड है, आप दो सेपरेट नहीं कर सकते कि यार मैंने इसका कॉस्ट कम कर दिया, सर्विस कॉस्ट बढ़ गया। दोनों इंटर है, आपने क्वालिटी कम किया तभी आपका सर्विस कॉस्ट बढ़ गया। तो आपको वो चीज़ रखना पड़ेगा कि जहाँ पे आपका क्वालिटी भी मेंटेन हो, आपका सर्विस कॉस्ट भी उतना नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कवर कर दिया कि नीड क्या थी स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की। अब ये हमने समझ गया कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। तो बेसिकली जो हम कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं करके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को भी माइंड रखते हुए, बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजीज है कि कहाँ हमको क्या करना है, कहाँ पे अपने को पहुँचना है, उस हिसाब से अगर हम लोग कॉस्ट को देखें, इज नोन एज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ मॉडर्न अप्रोच। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज अ मॉडर्न अप्रोच टू कॉस्ट मैनेजमेंट दैट कनेक्ट्स कॉस्ट कंट्रोल विद स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का क्या, पहले क्या हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भूल जाते थे कि यार हमारा मतलब मान लो कस्टमर फर्स्ट है तो हमको क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी। सिर्फ कॉस्ट कटिंग में दिखाएंगे तो हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव को भूल जाएंगे। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को रखते हुए हम कॉस्ट कैसे ऑप्टिमाइज कर सके, ये हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इट शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम मेयर कॉस्ट रिडक्शन टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। पहले हमारा क्या था कि कम से कम कर दो, अब देखते हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग द कस्टमर वैल्यू, मार्केट पोजिशनिंग एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अब आते हैं डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट is the use of cost information to support strategy formulation, implementation and control। तो अब क्या होगा, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जब आप प्लान करोगे तो अभी भी आप कॉस्ट क्या करोगे, अब आप कॉस्ट प्लान करोगे कि हमारे ये स्ट्रैटेजी है कि बिजनेस को यहाँ पे पहुँचना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या कॉस्ट लगेगा, ठीक है।
तो दैट इज फॉर्मुलेशन, कि आप प्लान बनाओगे, ठीक है। फिर आप ये करोगे कि आप इम्प्लीमेंट करोगे कि यार यहाँ पे पहुँचने के लिए मेरे को ये मतलब मान लो ई कॉमर्स है, मेरे को टीयर 2 से टीयर 3 सिटीज़ में एक्सपैंड करना है, तो मेरे को वेयर हाउसेज बनाने पड़ेंगे वहाँ पे डिलीवरी के लिए एज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी। तो आप क्या करोगे कि मेरे को वो देखना पड़ेगा कि यार कि क्या कहाँ पे मैं वो जगह लूँ, कहाँ पे मैं वेयर हाउसेज लूँ, कितना मेरा उसका खर्चा आ सकता है एंड कितना मेरे को चाहिए। पहले क्या होता कि आप कम से कम वेयर हाउसेज रख लो ताकि कॉस्ट कम आए। अब ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा गोल है कि यार मतलब 3 दिन में डिलीवर करना है, 4 दिन में डिलीवर करना है, इस चीज़ को अचीव करने के लिए उस सिटी में कितने वेयर हाउसेज होने चाहिए, कितने लोकेशंस में होने चाहिए। दिस इज नोन एज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देन इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, की जो हमने सोचा था कि ये 3 लोकेशन में करेंगे, तो वो 3 लोकेशन में हम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, अगर 2 लोकेशन में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसका। एंड थर्ड इज कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, कि एक कंट्रोल भी रखना कि यार हमारे सोचा था कि ये 3 लोकेशन में हम ये ओपन करेंगे कि इतना कॉस्ट आएगा, अब हमारा कितना कॉस्ट आ रहा है। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से सब चीज़ करना, फॉर्मुलेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना एंड कंट्रोल करना, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस इंडस्ट्रीज, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दिस इज एप्लीकेबल टू आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस इंडस्ट्री, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज 3 पिलर्स ऑफ एचसीएम। अब 3 पिलर्स क्या है? 3 पिलर्स को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो फर्स्ट आता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा जो हमारा राइट फॉर्म की रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना टू हमारा एंड प्रोडक्ट बनाना, तो जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। तो दैट इज नोन एज वैल्यू चेन एनालिसिस। एंड उसमें क्या होता है, हम फिर बाइफिकेट करते हैं कि वैल्यू एडिंग चीज़ क्या है, नॉन वैल्यू एडिंग चीज़ क्या है, एंड देन फोकस करते हैं कि क्या करना चाहिए, नॉन वैल्यू एडिंग को कैसे कम किया जा सकता है एंड वैल्यू एडिंग को कैसे हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग ये बोलता है कि आपको क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो प्रोडक्ट के साथ। इधर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट लीडरशिप में हो सकता है, विच मीन्स कि आपका सबसे सस्ता प्रोडक्ट हो, एंड दूसरा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, कि डिज़ाइन ही अलग हो, क्या बोलते हैं, जो प्रीमियम फील हो, ठीक है। तो कॉस्ट, अब कॉस्ट में आपका क्या हो जाता है, डीमार्ट वगैरह आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं कि डीमार्ट में आपको सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट सबसे कम दाम में आपको पता है कि डीमार्ट में मिल जाएगा, इसलिए डीमार्ट में इतनी भीड़ है। एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में एप्पल हो जाता है, फिर टेस्ला हो जाता है, कि इसमें फिर क्या है कि महंगी गाड़ी है, सबको पता है कि काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है, महंगी गाड़ी, बट फीचर्स इतने हैं, ब्रांड वैल्यू इतना है कि हमको चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रीमियम सेगमेंट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ डील करने वाले हो या फिर आप कॉस्ट लीडरशिप में डील करने वाले हो। सेकेंड इज कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में बेसिकली क्या है कि हम ये देखेंगे कि हमारे जो कॉस्ट है उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से वो ड्राइव हो रही है, एंड कौन सी एक्टिविटीज़ को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेटर उसके लिए, ठीक है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में आपका if you read, तो ब्रेक डाउन फर्म एक्टिविटीज इनटू वैल्यू एडेड और वेस्टेड, ठीक है। एक्टिविटीज को ब्रेक डाउन कर देंगे, एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग को, एंड एनहांस फोकस्ड ऑन ऑपरेशंस, कस्टमर फोकस ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस पे फोकस करना एंड नॉन वैल्यू एडिंग को रिमूव कर देना। स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग डिटरमाइंस अ कंपनी विल compete थ्रू कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, अब गाइड्स द कंपनी एलोकेट्स एंड मैनेजेस रिसोर्सेज, तो आप उसी हिसाब से रिसोर्स मैनेज करोगे कि किस में कितना रिसोर्स देना है, क्या नहीं देना है, ठीक है। देन कमिंग टू कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, अगेन आइडेंटिफाइज एंड मैनेजेस द फैक्टर्स दैट कॉजेज कॉस्ट टू अकर, ठीक है, एंड फोकसेस ऑन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट ड्राइवर्स टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट बिहेवियर स्ट्रैटेजिकली। इसमें कुछ नहीं, हम लोग ड्राइवर्स को देखेंगे कि कौन सा कॉस्ट कौन से एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है एंड कौन से एक्टिविटीज़ में इतना खर्च होना चाहिए क्या नहीं, कहाँ पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कहाँ पे हम बचा सकते हैं, कि यहाँ पे ये ज़्यादा लग रहा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेंचमार्किंग के हिसाब से, यहाँ पे हम ज़्यादा खर्चा कर ले रहे हैं, इतना नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ पे कम करें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेशली वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस क्यों? बिकॉज वैल्यू चेन एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के अराउंड एमसीक्यूज वगैरह जो आप देखोगे वो इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड होगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से पढ़ के जाओ, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस में हम पूरे एक्टिविटीज़ को लेते हैं, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना टिल फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करना। इसके बीच में जो सारी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू चेन का एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो वैल्यू चेन Value chain analysis is a strategic tool developed by Michael Porter that helps a business to identify specific activities to create value for customer and that does it, ठीक है। तो अब क्या होता है, वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ होती है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ क्या हो गया, जो भी आपका असेंबल कर रहा है, असेंबलिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, है ना, देन डिज़ाइनिंग हो गया, तो ये सारे वैल्यू एडिंग आपके होते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट को ऐड वैल्यू करते जाते हैं जिसके लिए कस्टमर इज विलिंग टू पे। अब देर आर नॉन वैल्यू एडिंग। नॉन वैल्यू एडिंग में क्या हो जाता है, नॉन वैल्यू एडिंग में आप समझ लो कि फॉर एग्जांपल आपका मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, तो मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया तो उसको हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ का है उसको जो ठीक करने में लग रहा है, तो जैसे वो ठीक करने में जो टाइम लगा आधा घंटा एक दिन बी 2-3 आवर्स, तो वो क्या हो गया, नॉन वैल्यू एडिंग की। कस्टमर को क्या वैल्यू एड हो रहा है बट हमारा खर्चा तो बढ़ रहा है उस एक्टिविटी की वजह से। सेकेंड वुड बी कि मान लो रिवर्क करना हो गया, अपने फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर आपको पता चला कि ये पूरे बैच में आपका स्क्रीन ही डैमेज्ड है, ये स्क्रीन खराब है, स्क्रीन डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, तो बैच में सारे मोबाइल्स में स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ रिवर्क दैट यू डू, कि रिवर्क किया बट इसके वजह से कस्टमर को कुछ वैल्यू ऐड हुआ नहीं, हमारा कुछ वैल्यू ऐड हुआ नहीं, इसमें हमारा टाइम ही गया, हमारा टाइम गया, हमारा इस चीज़ में कॉस्ट चला गया। तो दिस इज नोन एज नॉन वैल्यू एडिंग। तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, जब भी हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इस चीज़ में नॉन वैल्यू एडिंग क्या है, एंड नॉन वैल्यू एडिंग की वजह से हमको कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। हम हमेशा कोशिश ये करेंगे नॉन वैल्यू एडिंग को हम कम से कम कर सकते हैं एंड वैल्यू एडिंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो वैल्यू चेन एनालिसिस को एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करते हैं, विच इज प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके अंदर फिर इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं कि वैल्यू एडिंग है, नॉन वैल्यू एडिंग है। तो इसलिए वैल्यू चेन एनालिसिस को जब आप ब्रेक करोगे तो उसमें दो कंपोनेंट्स है, विच इज प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्टिव एक्टिविटीज। तो सपोर्टिव एक्टिविटीज नाम से समझ में आ रहा है कि दिस सपोर्ट्स दी प्राइमरी एक्टिविटीज, जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज है जो प्रोडक्ट है कि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के रिलेटेड नहीं है बट वो हेल्प करते हैं पूरा बिजनेस ऑपरेशंस को, इज नोन एज सपोर्टिंग एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज जो भी आपके कोर एक्टिविटीज होते हैं, जो कि एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेके डिलीवर करने तक, कंज्यूमर को अवेयर करने तक जो भी कॉस्ट होता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन से एक्टिविटीज कंसिडर होते हैं एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज में कौन से एक्टिविटीज कंसिडर होते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, डायरेक्टली रिलेट्स टू क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। बनाने से लेके पहुंचाने तक जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जो भी आपके एक्टिविटीज है, फॉर एग्जाम्पल राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेके फिर उसको स्टोर करना, फिर राइट टाइम में डिस्पैच करना फैक्ट्रीज वगैरह में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट इज नोन एज इनबाउंड एक्टिविटीज, ठीक है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब क्या होता है, स्ट्रैटेजिकली कंपनी क्या करती है, अगर आपका रॉ मटेरियल आपका सोर्स से काफ़ी दूर हो, तो फॉर एग्जांपल इसमें लेते हैं यूपी में बहुत शुगर केन प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो शुगर केन के फैक्ट्रीज भी आप देखोगे वो यूपी में ज़्यादा लोकेटेड है। 46% ऑफ द एंटायर इंडियाज प्रोडक्शन शुगर केन जो होता है वो यूपी में होता है। इसलिए क्या करती है कंपनी, जो शुगर मिल खोलती है वो यूपी में खोलती है। रीज़न बीइंग क्यों, क्योंकि जितना आप उसके पास रहो तो उतना आपको कम टाइम लगेगा सोर्स करने में, और आपका कॉस्ट भी कम होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, तो टाइम भी बचा लिया आपने और आपने खर्चा भी बचा लिया, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिसीविंग
स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल इज नोन एज दिस, आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, इसमें आप एफिशिएंसी कैसे ला सकते हो? अगर आपने जेट मॉडल में मूव कर दिया, एक हो जाता है कि आप सोर्स के बहुत पास हो जाओ, तो आपका रॉ मटेरियल का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड इज कि आप जेट मॉडल वगैरह फॉलो कर लो। जेट मॉडल में आपको जैसे ही पता है कि आपको इन्वेंट्री मैनेज करने का खर्चा बहुत कम हो जाता है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कम हो जाता है। ठीक है, तो दैट हेल्प्स यू इन ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट। ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चरर efficiently sourcing components just in time reduces the storage cost, स्टोरेज वेयर हाउसिंग कॉस्ट हो जाएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें कॉस्ट कम हो जाएगी, बिकॉज अब स्टोर करोगे तो स्टोरेज का जगह लगेगा, फिर वो इंश्योर भी करना पड़ेगा कि अगर डैमेज हो जाता है हम क्लेम कर सकते हैं, तो आप इंश्योरेंस कॉस्ट भी लोगे। तो ये सब कॉस्ट ही कम हो जाएगा जब आप जस्ट इन टाइम मॉडल में मूव हो जाता है, तो आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक होता है हमको ब्रेक करना है एक्टिविटीज, तो हमने क्या किया, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हमने ब्रेक कर दिया, हमको पता चला हम जेट मॉडल फॉलो नहीं करें, हम नॉर्मल इन्वेंट्री मॉडल फॉलो करें, इतना एक्स नंबर ऑफ डेज का इन्वेंट्री मेंटेन करके चल रहा है। तो अब हमने ये एनालाइज किया, हमको पता चला कि अगर हम लोग जेट मॉडल में मूव कर जाए तो हमारा कितना सेविंग्स होता है। तो वो कॉस्ट सेविंग कैलकुलेशन करोगे, देन आप सजेशन दोगे। तो इससे क्या होगा, तो वैल्यू चेन को आपने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप एक्टिविटीज में जब आप देख रहे थे तो आपको पता चला कि यार इसमें देयर इज अ स्कोप कि हम लोग वैल्यू एडिंग को और बढ़ा सकते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? जेट मॉडल में मूव करके। तो वैसे ही हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हम वैल्यू एडिंग नॉन वैल्यू एडिंग देखते हैं। तो अब जेट में मूव करना है, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी क्या होगा, मान लो स्टोरेज से चीज़ें खराब हो जा रही है, डैमेज हो जा रहा है, या उसको बार बार रीचेक करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ आपका जिसके वजह से नॉन वैल्यू एडिंग है, कि डैमेज को आपको सेग्रीगेट करना पड़ रहा है, बार बार इंस्पेक्ट करना पड़ रहा है चीज़ों को, कि यार ये प्रोडक्ट सही नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉन वैल्यू एडिंग में काउंट हो जाएंगे। सेकेंड इज आपका ऑपरेशंस। ऑपरेशंस इज राइट कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो दिस इज नोन एज ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में क्या हुआ, इसका एग्जांपल लेते हैं एप्पल। एप्पल ने क्या हुआ, एप्पल डिज़ाइन वगैरह सब यूएस में होता है। उन्होंने देखा कि जो ऑपरेशंस के कॉस्ट होते हैं उनके में बहुत ज़्यादा होता है यूएस में, क्योंकि उनका लेबर ज़्यादा है, उनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ उतने नहीं है, तो कॉस्ट ज़्यादा लगता है वो पेयर करने में। स्पेशली लेबर कॉस्ट जो उनका होता है वो बहुत हाई होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि चाइना में दे आर गुड, वेरी गुड विद दी ऑपरेशंस एज वेल एज बहुत ही कम कॉस्ट में करते हैं। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि वो ऑपरेशन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में होती है, एंड वो लिख के देते हैं कि डिज़ाइन इन यूएस एंड मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो दे प्लेइंग इन टेक्निकलिटीज, तो मैन्युफैक्चरिंग वो जो हो रहा है वो चाइना में ही हो रहा है। तो ऑपरेशंस देन यू कैन टेक अ कॉल कि अगर जैसे ऑपरेशंस का कॉस्ट बहुत हाई है आपका, तो आप देख सकते हो कि आउटसोर्स करना चाहिए कि इन हाउस बनाना चाहिए। तो एप्पल ने क्या डिसीजन लिया कि आउटसोर्स करते हैं, बिकॉज इससे हमारे थोड़ी सेविंग्स होगी एंड हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, converts inputs into final products. Apple designs products in US but outsource manufacturing to Foxconn to save cost. ठीक है, चाइना में दे देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं टू सेव कॉस्ट। अब आते हैं थर्ड एक्टिविटी में, विच इज आउटबाउंड। तो हमारा इनबाउंड आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, विच इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। फिर हमने उसको कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चर कर दिया, विच इज ऑपरेशंस। अब हम लोग ऑपरेशंस करने के बाद क्या करेंगे, कस्टमर को डिलीवर करेंगे, विच इज नोन एज आउटबाउंड एक्टिविटीज। तो आउटबाउंड एक्टिविटीज लॉजिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, अब इसमें आप क्या करना चाहते हो, इसमें आप देखोगे कि आपका जो प्रोसेस होता है, राइट फ्रॉम जहाँ से आप प्रोडक्ट लेते हो वेयर हाउस से लेके कस्टमर डिलीवरी तक, वहाँ पे आपकी क्या इनएफिशिएंसीज है। अब वो इनएफिशिएंसीज को ब्रेक डाउन करके आप ये करना चाहोगे कि फास्टर, जल्दी से जल्दी डिलीवर कैसे कर सकते हैं, कम से कम कॉस्ट में कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है अमेजॉन। अमेजॉन ऑप्टिमाइज डिलीवरी नेटवर्क अलाउज द सेम डे डिलीवरी इन मेजर सिटीज़। तो उन्होंने वो किया, आज क्यों हो रहा है, आपको पता है कि टीयर 1 सिटीज़ में वन डे डिलीवरी हो जा रहा है। उनके वेयर हाउसिंग्स उन्होंने उस लोकेशंस में बनाने पड़े होंगे, जिसकी वजह से वो सेम डे डिलीवर कर पाए। वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, यार ये प्रोडक्ट इस वेयर हाउस में रहना चाहिए। तो सारे टीयर 1 सिटीज़ में जो आपके मेजर प्रोडक्ट्स है जो बहुत सेल होते हैं, वो आपके सारे टीयर 1 वेयर हाउस में होंगे। एंड वहाँ से क्या होगा, वहाँ से वन डे डिलीवरी हम कर पाएंगे। अब आते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। अब प्रोडक्ट बना लोगे, डिलीवर कर दोगे, बट कस्टमर को परचेज करने के लिए उसके पता भी होना चाहिए। तो उसके लिए पता होने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग में क्या है, एक्टिविटीज टू अट्रैक्ट एंड कन्विंस कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। तो अब मल्टीपल चैनल्स में टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, आईपीएल स्पॉन्सरशिप्स,
बिल होर्डिंग्स, तो मल्टीपल सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को उसको पहुंचाने के लिए, कस्टमर बाय करने के लिए। तो कोको कोला एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, कोको कोला कंपनी बहुत एडवर्टाइज करती है, ब्रांड पार्टनरशिप क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तो पार्टनरशिप्स भी होते हैं, बड़े बड़े फेस के साथ वो टाइप्स भी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो बड़े बड़े फेस ले आते हैं। बड़े फेस लाने से क्या होता है कि उसका वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है, कि कस्टमर की रिलायबिलिटी, अच्छा ये फेस है तो ठीक है, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हम ले सकते हैं। सर्विस, आफ्टर सेल्स सपोर्ट, वारंटीज एंड रिपेयर्स, ऑटोमोबाइल, फोन्स, आपका अगर मान लो फ़ोन आपके पास है बट आपका वहाँ पे रिपेयर ही नहीं होता आपके शहर में, तो वो कितना बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा ना आपके लिए कि यार ये फ़ोन मान लो बहुत प्रीमियम फ़ोन है, तो फॉर एग्जांपल वन प्लस है, अगर आपके पास वन प्लस के सेंटर्स नहीं है रिपेयर करने पड़ेगा, तो आप सोचोगे यार मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो मैं कहाँ दूँ, मेरे को दूसरे शहर जाके अगर रिपेयर कराना पड़ेगा तो मैं तो ये फ़ोन नहीं लूँगा, या मेरे को बहुत दूर जाके, इसका सर्विस सेंटर सिर्फ मान लो दिल्ली में है। अब कोई हैदराबाद में वो फ़ोन क्यों लेगा, वो मुंबई में क्यों फ़ोन लेगा, कि मैं अब मान लो अगर मेरा ख़राब हो जाता तो मैं दिल्ली जाके रिपेयर करूँगा। तो इसलिए ये भी एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हो जाता है जो कस्टमर कंसिडर करता है परचेज करने से पहले, ठीक है। टाटा मोटर्स एक्सटेंसिव सर्विस नेटवर्क इम्प्रूव्स द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिपीट परचेजेस। तो इससे क्या हुआ, हमने क्या डिस्कस किया, हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ डिस्कस की। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, जो प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट को इसमें हम लोग एडिशनल क्या आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, एंड इस पर आपका सर्विस कॉस्ट आ जाता है, तो सर्विसिंग कॉस्ट आ जाता है एडिशनल, तो क्योंकि आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स तो पार्ट है ही, आपका ऑपरेशंस भी पार्ट है। एडिशनल जो पार्ट बनता है वो होता है मार्केटिंग, बिकॉज दिस इज नीडेड टू सेल द प्रोडक्ट, एंड सर्विसिंग भी, बिकॉज अगर आप सर्विस नहीं दोगे तो कस्टमर खरीदेगा नहीं। तो दैट इज वाई दीज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को जब हम लोग ब्रेक करते हैं, फिर उसमें अगेन वैल्यू चेन एनालिसिस में हम देखते हैं कि कौन सा चीज़ को बेटर कर सकता है, एंड देन उसको बेटर करते हैं, एंड उसमें क्या करते हैं, फिर वैल्यू नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो होती है वो हेल्प करती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने में। तो आज अमेजोन फंक्शन कर पाता है तो सिर्फ ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के फंक्शन नहीं कर पाता, उसकी एक लीगल टीम भी होगी, उसकी एक फाइनेंस टीम भी होगी, तो ये सारी टीम्स क्या होते हैं, कंप्लायंस की टीम होगी जो लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करती है, उनका एक टेक का टीम होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज से आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी लगेंगे बिजनेस करने के लिए, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं करते, बट आपको वो टीम रखनी पड़ेगी, वो टीम रहती है टू फंक्शन इन अ नॉर्मल, मतलब बिना कुछ हैम्पर हुए आपके बिजनेस एक्टिविटीज जो आपके होते हैं वो नॉर्मली फंक्शन हो, उसकी वजह से आपको ये रखने पड़ते हैं, सपोर्टिंग एक्टिविटीज होने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है इसके फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके 4 पार्ट्स हैं, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ठीक है, देन ह्यूमन रिसोर्स, एंड देन इज योर प्रोक्योरमेंट। तो ये 4 पार्ट्स में आपका सपोर्टिंग एक्टिविटीज कवर हो जाता है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, जो भी आपके फाइनेंस टीम हो जाते हैं, लीगल टीम हो जाते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट टीम हो जाती है, फिर एडमिन टीम हो जाती है, जो भी आपके टीम होती है जो ओवरऑल बिजनेस फंक्शनिंग्स में हेल्प करने में हेल्प करे, तो दैट इज नोन एज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर सेकेंड आते हैं टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो भी टेक्नोलॉजी होती है, आज के दिन में आपको सब चीज़ का एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, तो जो भी टेक्नोलॉजिकल टीम होती है तो वो आपको हेल्प करेगी, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बिल्ड करने में, मतलब बेसिक फंक्शन होने में, कि किसी को ऑर्डर होने में प्रॉब्लम ना हो, कि ऑप्टिमाइज करने में, कि आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो सपोर्टली, आपको अगर किसी को कस्टमर ऑर्डर प्लेस करा है तो वो क्या करेगा, आपका टेक यूज़ करेगा, आपका एप्लीकेशन यूज़ करेगा, तो वो एप्लीकेशन होने के लिए आपको टेक टीम चाहिए, राइट। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो R&D, टेस्ला सेल्फ टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी से है, इसका एग्जांपल टेस्ला है। टेस्ला ने बहुत R&D में स्पेंड किया, एंड देन उन्होंने सेल्फ ड्रिवन कार्स बनाए। तो अब सेल्फ ड्रिवन कार बनाए तो उससे क्या हुआ, सेल्फ ड्रिवन कार बनाने से उनको हेल्प हुआ कंपटीशन में अहेड होने के लिए, क्योंकि आज के दिन में सेल्फ ड्रिवन कार्स सब नहीं बना पाए, जिस लेवल का टेक्नोलॉजी उनके पास है, टेस्ला के पास है, वो बाकी टीम्स के पास नहीं है, बाकी कंपनीज के पास नहीं है, ठीक है। देन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेसिकली जो भी आप एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो, आप उनको ट्रेन कर रहे हो कि वो एफिशिएंट हो सके,
जो भी आपका प्रोडक्शन, मान लो प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहे हैं, तो वो कैसे एफिशिएंट हो सके एंड कैसे उनके जो भी फॉर एग्जांपल हैम्परिंग करे वो एक्टिविटीज़ कैसे कम हो, कि उनको सब पता हो, इक्विपमेंट्स पता हो कि कैसे यूज़ करना है, कब उनको रिपेयर करना है, कब उनको सर्विस करना है, ठीक है, कब उनको चेक करने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप उस मैनेजर को बता दोगे कि जो मशीनरी का इंचार्ज है, तो वो अगर मशीनरी को ठीक से रखेगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पता होने के लिए आपको उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। देन होता है कि प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज कॉस्ट इफेक्टिवली। प्रोक्योरमेंट टीम का क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल नेगोशिएट करो, वेंडर्स के साथ बात करो, नेगोशिएट करो एंड कम से कम प्राइस में लेके आओ। तो दिस हेल्प्स आपका कॉस्ट एफिशिएंसी लाने में। तो दीज आर ऑल दी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, ये 4 सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ डिस्कस किए। तो दिस हेल्प्स टू सपोर्ट दी प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। एंड इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे एफिशिएंसीज हैं, ठीक है, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है प्रोक्योरमेंट टीम में हो सकता है देयर इज स्कोप कि हम लोग जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं वो काफ़ी हायर प्राइस में कर रहे हैं कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, या मार्केट में और भी सस्ते में अवेलेबल हो, तो उससे अपने वेंडर से नेगोशिएट करना। प्रोक्योरमेंट टीम का एक और काम होता है कि सप्लाई रिलेशन मेंटेन करके रखना, क्योंकि आपको हेल्प लग सकती है कि मतलब कभी आपको इमरजेंसी परचेज करना हुआ या फिर बल्क परचेज में आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो वो रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको सप्लायर जो होगा वो चीज़ का बेनिफिट देगा। हाउ डज इट हेल्प द बिजनेस? इट हेल्प्स द बिजनेस इन आइडेंटिफाइंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़। वीसी कैसे हेल्प करता है बिजनेसेस को, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। स्पॉट द नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स विच इज़, कुछ डिले हो रहा है, कुछ डुप्लीकेशन हो रहा है, कोई एक्टिविटीज़ है जो बार बार डुप्लीकेट कर रहे हैं हम लोग, मतलब वो सेम एक्टिविटीज़ बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस चीज़ को रिमूव करना। इनएफिशिएंसीज कहीं पे आइडेंटिफाई हुई इस लाइन ऑफ, इस चेन ऑफ प्रोडक्शन में कि यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, मशीनरी की सर्विस टाइम से नहीं हो रही, तो बार बार ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, तो वो इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करना एंड फिक्स देम, ठीक है। देन होता है कि अगर कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी है तो आप क्या करोगे, कॉस्ट लीडरशिप अगर आपको अटेन करना है, मान लो आपकी स्ट्रैटेजी की मेरे को कॉस्ट लीडरशिप होना कि मेरे से सस्ता कोई नहीं बना पाए, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप नॉन वैल्यू एडिंग जो वो होगा, जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो आप कम से कम करना चाहोगे। एंड अगर आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जाना है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आप फोकस करोगे कि वैल्यू एडिंग जो कंपोनेंट्स है उसको और कैसे बेटर कर सकता हूँ। जैसे आउटबाउंड डिलीवरी है, मान लो अमेजोन पहले क्या करता था, 3-4 डेज में डिलीवर करता था, आज वो सेम डे डिलीवर कर रहा है। तो कैसे हुआ, वो आउटबाउंड एक्टिविटीज़ उसको पता था कि मेरे को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में मेरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट लीडरशिप में कट एंड इम्प्रूव इनएफिशिएंट एक्टिविटीज, डिफरेंशिएशन में इन्वेस्ट इन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, ठीक है। एंड द थर्ड इज कि इट ऑल्सो हेल्प्स, वीसी ऑल्सो हेल्प्स टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे ही आपने मान लो डिलीवरी सेम डे डिलीवरी कर दी, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ गया, तो वीसी आप इंप्रूव करते होगे, कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होता जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर वीसी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डिटेल्ड एग्जाम्पल पे जाएंगे, ठीक है। डिटेल्ड एग्जाम्पल पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमेजोन के उसमें, कि अमेजोन का एक एग्जाम्पल लेते हुए कि उसके सारे एक्टिविटीज़ है उसमें उसने क्या कैसे उसने वैल्यू एडिंग में कितना ज़्यादा अचीव कर रखा है, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन कर देंगे, तो क्या होगा, हम सारे एक्टिविटीज़ एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, ठीक है। तो अमेजोन का एग्जाम्पल लेते हुए लेट्स डू इट। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो पहले प्राइमरी एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में पहला आता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, एआई बेस्ड वेयर हाउसिंग, स्टॉक रिड्यूसेस डिले। तो एआई बेस्ड वेयर हाउसिंग में क्या होता है, उनका सारा वेयर हाउसिंग में जो भी गुड्स आ रहा है तो कितना रहना चाहिए, कितना स्टॉक मेंटेन रहना चाहिए, कितना डिस्पैच होगा, कितना ऑर्डर्स आएगा, उस हिसाब से कितना होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो अलर्ट्स दे देता है, वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट का डिमांड है जिसका मेंटेन होना चाहिए 20, अगर जैसे वो 20 से कम जाएगा या 15 हो गया, बल्क ऑर्डर आ गया, तो एआई वुड ऑप्टिमाइज एंड देन आपका वो वापस से रीस्टॉक हो जाएगा क्वांटिटीज़। तो एआई के थ्रू उन्होंने बाकी क्या किया हुआ है, ह्यूमन कम किया हुआ है। तो डायरेक्टली क्या होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली वो मशीन उठा के उस शेल्फ में, कोई शेल्फ में रखा हुआ है जहाँ पे वो प्रोडक्ट जाता है, तो वो मशीन ही जाके रखता है शेल्फ में एंड मशीन ही जाके उठा के लेके आता है जब आपका ऑर्डर प्लेस होता है एंड उसको डिस्पैच करना होता है वेयर हाउस से। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम रख के मशीन से ही करवाएं, सो दैट इनएफिशिएंसीज कम हो जाए हमारे इसमें। सेकेंड इज ऑपरेशंस।
ऑपरेशंस इज ऑटोमेटेड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो पैकेजिंग में कुछ ऊपर नीचे ना हो, ऑटोमेटेड अगर हो तो कोई भी डिफेक्ट्स वगैरह वो होगा तो पैकेजिंग में आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मान लो पैकेजिंग कर लिया, फिर आगे क्या होता है वो पैकेजिंग स्कैन भी होता है कि वो पैकेजिंग सही से नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं होता है तो फिर वापस से वो डिस्कार्ड हो जाता है एंड वापस से वो पैकेजिंग होता है। तो ऑटोमेटेड पैकेजिंग का ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। देन वी हैव आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, प्राइम 1 day 2 day डिलीवरी एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमको पता है कि अमेजोन ने अपना डिलीवरी इतना इंप्रूव कर दिया, जो पहले हमारा 3-4 दिन में डिलीवर होता था आज सेम डे पे डिलीवर करने लग गया। इसकी वजह से क्या होता है, हम आज के दिन में देखते हैं यार कि कौन सा प्रोडक्ट हमको जल्दी डिलीवर करेगा। तो अगर हमारे पास रहता है कि फ्लिपकार्ट अमेजोन में, अगर अमेजोन कर रहा है तो हम अमेजोन में ऑर्डर कर देंगे। मान लो जेप्टो स्विगी में आजकल इंस्टामार्ट आ गया, अगर वो सेम प्रोडक्ट उसमें अवेलेबल है एंड वो 10 मिनट में डिलीवर कर सकता है तो हम 10 मिनट में कर देंगे। तो इसलिए इतना कॉम्पिटिटिव हो गया, इसलिए आपको इतना इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में अभी उन्होंने 1 day डिलीवरी तक ऑप्टिमाइज कर रखा है। देन वी हैव मार्केटिंग, पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस टू बूस्ट कन्वर्जन्स। तो पुश नोटिफिकेशंस वगैरह भी भेजते हैं उन लोग। तो उन लोग क्या होता है आपकी देखते हैं कि आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने मशीन लर्निंग लगाई हुई है कि ये यूज़र जो लॉगिन किया हुआ है वो कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, उनको पता है कि आपको टी शर्ट कौन से कलर की पसंद है, शर्ट पसंद है या टी शर्ट पसंद है, कब आप क्या देख रहे हो। तो वो ट्रेंड उनको पता होता है, वो कस्टमर प्रेफरेंसेस पता होता है एंड वो क्या होता है आपको पुश नोटिफिकेशन में भेजेंगे कि आप रेड टी शर्ट अवेलेबल है या ये स्टॉक आउट हो गया था, आपने देखा है आपको पसंद, आपने आर्ट टू कार्ट किया था। तो फिर आपको जैसे ही वो रीस्टॉक हो जाएगा आपको एक पुश नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये रीस्टॉक हो गया, फिर से परचेज कर लो। तो दिस आर मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। देन वी हैव सर्विस की इजी रिटर्न्स, 24/7 सपोर्ट जो देते हैं। देन टेक्नोलॉजी में कि क्लाउड AWS टू मैनेज स्केल। अब इतना बड़ा स्केल है, इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतना बड़ा स्केल है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको मैनेज करने के लिए टेक चाहिए, ठीक है। क्योंकि पूरा वेयर हाउसिंग से लेके पूरा ऑटोमेटेड है, राइट फ्रॉम कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, राइट फ्रॉम उन लोग सप्लाई से प्रोडक्ट कर रहे वेयर हाउस में जा रहा है, वेयर हाउस से कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, देन वो वहाँ से निकल के डिलीवरी पार्टनर्स को जा रहा है एंड डिलीवरी पार्टनर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो ये दिस एंटायर प्रोसेस इज ऑटोमेटेड। अब इसके लिए क्या चाहिए, एक टेक चाहिए। टेक इस पूरा AWS में उन्होंने टेक बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने पूरा मैनेज करते हैं, ठीक है। देन वी हैव HR में वी आर स्ट्रैटेजिक हायरिंग ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स एंड वेयर हाउस स्टाफ, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली हायरिंग करना पड़ेगा, बिकॉज वेयर हाउस वगैरह में जो स्टाफ रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टाफ होते हैं, बिकॉज थोड़ा सा भी मिसमैनेजमेंट होता है तो गलत प्रोडक्ट गलत हाथों में जा सकता है, गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो सकता है। तो वेयर हाउस स्टाफ्स को प्रॉपर ट्रेन करना कि कैसे क्या मूवमेंट होती है, कब डिलीवर करना है, कौन सा स्टॉक कैसे मेंटेन हुआ, तो वो सब चीज़ें उनको बताई जाती है कि AI से सिस्टम में अलर्ट आ जाएगा तो आपको मेक श्योर करना है कि वो चीज़ प्रॉपरली रीस्टॉक हो रही हो नहीं। तो दिस इज नोन एज ट्रेनिंग। तो वो HR का काम होता है वो ट्रेनिंग सपोर्ट देना, ठीक है। तो उनका एंटायर वैल्यू चेन इज ऑप्टिमाइज टू रिड्यूस टाइम, एनहांस कन्वीनियंस एंड बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, क्रिएटिंग अ मैसिव स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, ठीक है। तो उनका एडवांटेज था कि इतना ई कॉमर्स, जब तक ई कॉमर्स में उनका काफ़ी उन्होंने प्रेजेंस बनाया और US वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, कोई कंपटीशन उतना है नहीं, जस्ट बिकॉज उन्होंने ये सब चीज़ों पे इतना फोकस किया ताकि वो ताकि इतनी एफिशिएंसी ला सके कि कोई और compete भी नहीं कर सकता, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी एकदम पीक पे, ठीक है। Let's take a break of 1 minute and then we'll begin the next topic, which is strategic positioning.
यस। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो कवर करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग जो है वो ये बोलता है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो जैसे हमने बताया कि स्ट्रैटेजी दो टाइप की हो सकती है, या तो हम प्रीमियम प्रोडक्ट बेचे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि हमारा प्रोडक्ट ही इतना हटके कि कोई हमारे साथ इस चीज़ का ये फीचर या ये चीज़ कोई और हमसे compete नहीं कर सकता, कि हमारा ब्रांड वैल्यू इतना ज़्यादा हाई है, या तो फिर हमारा कुछ ऐसा फीचर है जो बाकी कोई भी compete नहीं कर सकता। तो दीज आर नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड सेकेंड होता है कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का आपको एग्जांपल भी देते हैं, जैसे एप्पल है, तो एप्पल के बीट एप्पल वॉचेस, बीट आईफोन, बीट आईपैड, तो दीज आर वेरी डिफरेंट, मतलब इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत अलग है। तो ये कोई भी कंपनी इनके ब्रांड वैल्यू के साथ मैच नहीं कर सकता। जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो यूआई इन लोग देते हैं वो बहुत स्मूथ है, तो वो कोई compete नहीं कर पाता है। तो ये सारे आपके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में काउंट होते हैं। देन आता है आपका सेकेंड इज कि कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप में आपका कौन है? कॉस्ट लीडरशिप में आपका डीमार्ट हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप में आपका इंडिगो हो जाता है। जैसे आपको पता है कि इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स मिलेंगी आपको, एंड जनरली आपको मिलेगी कि इंडिगो की फ्लाइट सस्ती होगी बाकियों से। एयरलाइन इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव, तो अगर वहाँ पे कोई चीज़ इतना सस्ता मिलना कि एयर टिकट्स कंपेरेटिवली बाकी सारे से कम दे पाना, फिर भी प्रॉफिट में रहना, इज़ अ बिग थिंग। तो क्योंकि उनका कॉस्ट लीडरशिप अटेन किया हुआ है, उन्होंने इनएफिशिएंसी इतनी रिमूव कर दी कि आज इंडिगो के पास कॉस्ट लीडरशिप है इन टर्म्स ऑफ एयरलाइन में। डीमार्ट के पास भी है। डीमार्ट में आप बाकी कोई भी चले जाओ, डीमार्ट के ऑपरेशंस इतने बढ़िया हैं कि आपको वहाँ पे कंपैरेटिवली बाकी जो स्टोर्स है वहाँ से आपको कम प्राइस में ही वो प्रोडक्ट मिलेगा। एंड रेंज भी कवर करते हैं, आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो बेसिक नीड से लेके हाई नीड से लेके सब प्रोडक्ट्स कवर हो जाएंगे, एंड आपको मिल भी और आपको कम दाम में भी मिल जाएंगे। तो दिस इज स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, कि अपना पोजिशन कंसिडर करना कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको ये करने के लिए कि आपको कौन सा पोजीशन लेना है, बी इट हमारा क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजिक लीडरशिप लेना है, कॉस्ट लीडरशिप लेना है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेना है, उसके पहले आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो आते हैं क्या कंसिडरेशन होता है। तो कंसिडरेशन में फर्स्ट आपका जो होता है वो है रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज़। दिस इंक्लूड्स कि आपके पास वो चीज़ करने का टेक है क्या, आपके पास वो चीज़ बिल्ड करने के लिए पैसे हैं क्या, आपके पास वो चीज़ करने के लिए स्किल्ड पीपल है क्या। तो आप मान लो कोई भी चीज़ में, मतलब अपने नया बिजनेस शुरू किया, तो आपको ये डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मान लो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो आपके पास क्या वो R&D है, कि आपके पास वो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट में वो फीचर लाने के लिए आपने सोचा कि यार बहुत ही वो होगा थोड़ा, मान लो अपने नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी लेके आए कि आपके पास ट्रांसपेरेंट फ़ोन होगा जिसका सिर्फ एक ग्लास होगा एंड उसमें पूरी फंक्शनिंग होगी। अब ये फीचर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास वो टेक है क्या कि आप वो बना पाओ, आपके पास वो लोग हैं जो ये टेक बना पाए, ठीक है। देन थर्ड थिंग इज कि अब वो लोग के लिए आपको क्या लगेगा, पैसा लगेगा, क्योंकि ये टेक जो रहेगा वो एक नेक्स्ट लेवल इनोवेशन है। तो अब ये नेक्स्ट लेवल इनोवेशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास इतना पैसा है कि आप इन्वेस्ट कर पाओ, ठीक है। तो दीज आर ऑल दी कंसिडरेशन। सेकेंड इज कि मैक्रो एनवायरनमेंट में टू एसेस दी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या, इसमें आपको पेस्टल आ जाता है, ठीक है, विच इज नोन एज आपका P फॉर पॉलिटिकल। तो आपको मैक्रो एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा कि आपका ये चीज़ बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स आपके फेवर में हैं, कौन से फैक्टर्स फेवर में है, कौन से फैक्टर अगेंस्ट में है, एंड उसके बेसिस में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। देन योर सेकेंड इज ई से आता है इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपके आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, कि कौन से साइकिल में कंट्री रिसेशन में है, जो आपका जब मान लो आप इंडिया में करना चाहते हो, इंडिया में ग्रोथ चल रहा है, ग्रोथ वाला फेज चल रहा है या रिसेशन चल रहा है, वो देखना पड़ेगा। लॉज एंड रेगुलेशंस क्या आ रहे हैं वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ईवी हो गया, तो ईवी में पॉलिसी निकला कि हम लोग गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाला कि हम लोग ईवी में सब्सिडी देंगे, तो वो क्या हुआ, ईवी कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ईवी लॉन्च करने वाले हो तो आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है। सेकेंड है इसकी इकोनॉमिक्स की, मार्केट कैसे चल रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, लोग खरीदना चाहेंगे कि लोगों के पास उतना लिक्विडिटी है खरीदने के लिए। तो अभी इंडिया के पास उतना लिक्विडिटी है, तो इंडिया इज़ द राइट मार्केट जहाँ पे आप ईवी लॉन्च कर सकते हो। देन आपका ऐसा आता है कि सोशल, सोशल में आप क्या देखते हो, सोशल में आप देखते हो कस्टमर ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड क्या चल रहा है,
कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस कर रहे हो तो ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग मूव हो रहे हैं ईवी में, तो विच इज ट्रेंड इज इन योर फेवर. देन यू हैव टी, टेक. तो टेक में क्या होगा, आपको बैटरी का टेक यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, कि बैटरी को बैटरी का ईवी का टेक यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे पाओ, बेस्ट टू बेस्ट टेक दे पाओ गाड़ी पे, सो दैट पीपल आर इंक्लाइंड. ठीक है. फिर एल फॉर इज लॉज, लीगल, कि लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है. आरटीओ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी आपको देखोगे कि जीएसटी आपका यहाँ पे कम है. ठीक है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे कम है, तो लीगल भी आपके लिए फेवर है, जो लॉज है वो फेवर है. एंड देन इज एनवायरमेंटल. एनवायरमेंटल में क्या होगा, एनवायरमेंटल में आप देखोगे कि क्लाइमेट चेंज वगैरह, तो क्लाइमेट चेंज में बहुत लोगों का फोकस जा रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में जा रहा है तो ईवी क्या होगा, ईवी इज इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली है तो आपका क्या बेनिफिट है इसमें, सिंस ईवी इज एन इको फ्रेंडली, तो आपका वो भी बेनिफिट होगा कि आपके फेवर में है, कि एनवायरमेंट भी आपके फेवर में है. ठीक है. देन आते हैं कस्टमर स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन. जो आपके बायर है उनका क्या एक्सपेक्टेशन है. तो फॉर एग्जांपल टाटा में है तो क्या होना चाहिए कि सही प्राइस में मिलनी चाहिए एंड सही माइलेज होना चाहिए. एंड सेकेंड होता है कि वहीं पे एम हो जाती है ईवीज में. एम का क्या होगा, उनका ब्रांड वैल्यू है, तो उनको प्रीमियम भी बेचोगे तो भी चलेगा, पर टेक बहुत अच्छा होना चाहिए. टाटा में कि कम भी टेक उतना भी नहीं हो तो जो भी चलेगा, बट माइलेज होना चाहिए अच्छा, एंड क्या बोलते हैं, कॉस्ट उसका सही प्राइस्ड होना चाहिए. तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सेगमेंट में, स्टेक होल्डर्स का क्या एक्सपेक्टेशन, जो आपका गाड़ी खरीदना चाह रहा है वो आपका प्रीमियम पे करना चाह रहा है, या फिर वो चाह रहा है किसके लिए पे करना चाह रहा है और कितना पे करना चाह रहा है. दैट इज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन. देन आता है कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज. तो आपको कल्चरल भी देखना पड़ेगा कि आपके कल्चर कैसा है और में डज इट सपोर्ट, क्या कल्चरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कि ये अगर हम लोग ये प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो हमारे पास वो कल्चर है जहाँ पे हम लोग नई चीज़ें ट्राई करें, पीपल विल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अडेप्ट करेंगे एंड इस चीज़ को जल्दी से जल्दी मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे. तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स देखने पड़ेंगे कि आपका क्या है एंड उसको कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो दिस इज नोन एज स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग. कि स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग के लिए क्या होता है वो हमने देख लिया, कि कॉस्ट लीडरशिप होना है या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंड क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा आपको वो हमने देख लिया. ठीक है, दिस इज डन फॉर स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग. ठीक है. अब आते हैं थर्ड पे. थर्ड पे इट इज़ कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस. ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या होता है, कोई भी हम लोग कॉस्ट को जो होता है वो हम लोग ब्रेक कर देते हैं बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़. पहले क्या होता था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में जो भी हमारे जो बेसिक कॉस्ट होते हैं, सपोर्टिंग कॉस्ट होते हैं, वो हम लोग क्या करते थे, सीधा सीधा जो भी हमारा प्रोडक्शन है या फिर सेल्स यूनिट्स है उसके बेसिस पे मोस्टली प्रोडक्शन वगैरह पे ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, कि जिस रेशियो में प्रोडक्शन हुआ उस रेशियो में ही हम लोग बाकी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट, बीट रेंट हो गया, कि अब कौन सा कितना डेज के लिए रह रहा है, स्टोरेज कर रहा है, तो हम लोग रेंट को क्या करेंगे, डायरेक्टली जितना प्रोडक्शन हुआ उसके हिसाब से बांट देंगे, इरेस्पेक्टिव के उतना साइज़ क्या है, क्या कैप्चर किया, कितना टाइम था, कितना टर्नओवर टाइम था उनका, तो वो सब चीज़ को इग्नोर करते हुए. बट क्रॉस ड्राइवर एनालिसिस में क्या होता है, हम वो ब्रेक कर देते हैं बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ को ब्रेक करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये एक्टिविटीज़ में फिर हम कि कैसे ऑप्टिमाइज कैसे वो प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, एंड देन फिर देखते हैं कि कहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं. तो इसमें फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ कॉस्ट लेते हैं. तो सबसे पहले आता है वेयर हाउसिंग कॉस्ट. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वेयर हाउसिंग कॉस्ट कितने का था, 50,000 का था. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट आ गया, नेचर, एंड देन यहाँ पे एक्टिविटी. ठीक है, देन यहाँ पे क्या था, एक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो एक्टिविटी में हमको ये देखना पड़ेगा कि इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको स्टोरेज डेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो एंड इस पे देखेंगे कि स्टोरेज डेज, देन फॉर एग्जांपल ई का कितना था एंड बी का कितना था.
ठीक है। ए बी का कितना था, ए का था 300 एंड इसका था 200, ठीक है। तो अब उसके बेसिस में क्या होगा, ए का कॉस्ट कितना होगा, बी का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे पहले सारे कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपका मान लो कॉस्ट इज 1 लाख। आप इसको किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कस्टमर ऑर्डर्स पे। कस्टमर ऑर्डर्स कितना था, तो दिस वाज, मान लो इसमें 40 ऑर्डर्स प्लेस किया, इसमें 60 ऑर्डर्स प्लेस। इसको साथ में कैलकुलेट भी कर लेते हैं, तो साथ में ही करते जाते तो याद भी रहेगा। तो स्टोरेज डेज में तो टोटल कितना हो गया 500। 500 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो पर डे कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 300 जो आ जाएगा वो हमारा 30,000 आ जाएगा। एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो ये आपका 50,000 हो गया। एंड अगर आप 1 लाख जो ऑर्डर प्रोसेसिंग उसको 40-60 में डिवाइड करोगे तो 40,000 आपका ए में चला जाएगा एंड 60,000 आपका बी में चला जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड इज की डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 2 लाख हुआ। इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिलीवरीज में बांट देंगे। इसको हमने रखा कि हमने 100 डिलीवरी इसके किए, 150 डिलीवरीज इसके किए, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिलीवरीज में जब हम लोग बांटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 250 को डिवाइड कर देंगे 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारा 800 पर डिलीवरी आ जाएगा। तो 800 पर डिलीवरी आ जाएगा, तो 800 मल्टीप्लाइड बाई ये विच इज़ 80,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,20,000, ठीक है। देन आता है कस्टमर कॉल सेंटर। कस्टमर कॉल सेंटर्स में आपका 1,50,000। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ कॉल्स। इसका आपका मान लो इसमें 1000 कॉल्स आए और इसमें 500 कॉल्स आए, तो ये आपका कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आपका 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें एंड यहाँ पे 50,000। तो ये क्या किया हमने, ये सारे कॉस्ट जो थे वो हमने एक्टिविटीज के बेसिस पे कर दिया, जनरलाइज नहीं किया कि जो भी कॉस्ट है उसका रेलेवेंट एक्टिविटी क्या है वो हमने आइडेंटिफाई किया। जैसे वेयर हाउसिंग कॉस्ट का हमको पता था स्टोरेज डेज, कि एक प्रोडक्ट को हम लोग कितना उसमें स्टोर करके कितने दिन के लिए स्टोर करके रखते हैं उसके हिसाब से स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन के बेसिस पे इसका इतना प्रोडक्शन इसका इतना प्रोडक्शन बांट देते हैं। सेकेंड इसके ऑर्डर प्रोसेसिंग को हमने फिर क्या किया, कस्टमर ऑर्डर से किया। कॉल्स का जो कॉल सेंटर कॉस्ट था वो हमने क्या किया, कितने कॉल्स आए कौन से प्रोडक्ट के लिए उसके हिसाब से किया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट आपका कितना आ जाता है, 5 लाख रुपीज़, 3 लाख, हाँ 5 लाख रुपीज़। और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ए का कॉस्ट कितना आ जाता है, तो 180, ये आपका 270। तो ये आपका आ जाएगा 80, 180, 250, सॉरी। एंड यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 250। तो ये आपका 2,50,000, 2,50,000 ए और बी का कॉस्ट आ गया। अब मान लो अगर यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड हम लोग बाइफरकेट नहीं कर रहे होते तो हम लोग क्या कर रहे होते, हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे होते, प्रोडक्शन यूनिट्स के बेसिस पे बाइफरकेट कर रहे होते। तो मान लो प्रोडक्शन यूनिट्स ए का एंड बी का जो भी रहा होगा, फॉर एग्जांपल ए का अगर हम लोग मान लें, ए का हम लोग 60,000 था एंड बी का 40,000 था, तो हम लोग क्या करते, इसको फिर हमारा 3 लाख रुपीज़ हो जाता एंड यहाँ पे हमारा कितना हो जाता 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अब क्या होता अगर हम लोग प्रोडक्शन के बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो हमारा 3 लाख प्रोडक्ट ए पे चला जाता एंड 2 लाख प्रोडक्ट बी पे चला जाता, जबकि एक्चुअली कितना है हमारा 250 और 250 ही है। तो इससे क्या होता है, अगर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड अगर हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट ड्राइवर नहीं यूज़ करेंगे तो हमका बहुत जनरलाइज मतलब तो नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत जनरलाइज आ जाएगा। फिर हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि यार ए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा है 3 लाख एंड बी में बहुत कम है, तो हम लोग डिसीजन सही नहीं लेंगे। ए में कॉस्ट कटिंग करने का सोचेंगे एंड बी में क्या करेंगे, बी में कम प्राइस में मार्जिन कम करने सोचेंगे, तो इससे क्या होगा आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस आपको हेल्प करता है।
अब आपको ये पता चल जाएगा कि ए का स्टोरेज 30,000 है, तो आपको ये होगा कि ए का स्टोरेज अगर अब मेरे को कम करना हुआ तो मेरे को कैसे कम करना, ऑप्टिमाइज कैसे करना होगा, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, सेम फॉर कस्टमर ऑर्डर्स की जो डिलीवरी कॉस्ट लग रही है उसको हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो बेटर डिलीवरी होगा। तो दिस इज वाई दिस इज नोन एज, मतलब कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे हम लोग ये कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स कर रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं इस पे। ठीक है, तो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट causes cost to be incurred and how those cost can be managed, reduced and optimized। तो हम लोग कॉस्ट को बाइफरकेट कर देंगे, देन फिर हम लोग देखेंगे इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, विच इज स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स डिपेंड्स ऑन साइज, स्कोप, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस। तो आपका साइज कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजोन है, अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब अमेजोन का जो टेक कॉस्ट होगा वो बहुत हाई होगा। ठीक है, तो टेक कॉस्ट हाई होगा पर उसका पर यूनिट, पर ऑर्डर हम लोग टेक कॉस्ट देखें वो कम होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, स्कोप, कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके बेसिस पे होता है। एग्जीक्यूशनल। ठीक है, एग्जीक्यूशनल में आपका आ जाता है, एग्जीक्यूशनल में वर्क इन्वॉल्वमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट में लेके क्या होगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट में आपका अगर कॉस्ट हाई आ रहा है तो फॉर एग्जांपल आप जब एग्जीक्यूशनल ड्राइवर्स में अपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो एग्जीक्यूशनल ड्राइवर्स में कॉस्ट, क्वालिटी और कॉस्ट क्वालिटी और वर्कफोर्स आ जाता है। तो वर्कफोर्स को आप कैसे बेटर कर सकते हो कि कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है या इनएफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप ट्रेन करोगे उनको एंड देन कॉस्ट कम करोगे। एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होगा, आप सिक्स सिग्मा अप्लाई करोगे तो ये सब अप्लाई करके आप क्वालिटी बेटर कर दोगे। तो दीज आर एग्जीक्यूशनल ड्राइवर्स। ठीक है, देन कम्स ऑपरेशनल ड्राइवर्स, एफिशिएंसी इन डे टू डे प्रोसेस। तो फॉर एग्जांपल साइकिल टाइम, सेटअप टाइम। तो साइकिल टाइम मान लो आपका ज़्यादा हो कि आपको मान लो 15 डेज़ का साइकिल टाइम लगता है पूरा मैन्युफैक्चर करने में, तो वो 15 डेज़ का साइकिल टाइम आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसको कैसे 13 डेज में ला सकते हो, कैसे 12 डेज में ला सकते हो। एंड सेकंड इज सेटअप टाइम। अब सुबह आते हो, मशीनरी सेटअप होती है, फॉर एग्जांपल मशीनरी टेक्स 45 मिनट्स टू सेटअप, तो आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो कि वो 30 मिनट्स में हो जाए, क्योंकि आपको 3 बार सेटअप करना पड़ता होगा मशीनरी की, एक बार बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर से सेटअप करना पड़ता हो, तो फिर से 45 मिनट्स लगता है। तो आप कैसे उसको एफिशिएंटली उसको 30 मिनट्स 15 मिनट्स पे ला सकते हो कि आपका सेटअप टाइम कॉस्ट कम हो जाए। तो दिस इज नोन एज ऑपरेशनल ड्राइवर्स। Then these are resource drivers. This is refers to consumption specific resource that leads to specific cost. तो इसमें क्या हो जाता है, आपका मटेरियल कॉस्ट हो जाता है कि इसमें आपका जैसा जैसा कंजम्पशन है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मटेरियल है, तो मटेरियल हमको पता है कि प्रोडक्ट ए में कितना लगा, प्रोडक्ट बी में कितना लगा, तो वो डायरेक्टली रिसोर्स ड्राइवर्स हो जाते हैं, जितना कंज्यूम किया उतना आ गया। सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रूट कॉजेज ऑफ कॉस्ट बिहेवियर, नॉट जस्ट सरफेस लेवल कॉस्ट फिगर्स। तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते, फॉर एग्जांपल उसको 60-40 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते वेयर हाउसिंग कॉस्ट को, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। हम आज देख पा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ए में वेयर हाउसिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम डिसीजन लेंगे कि इसको वेयर हाउसिंग कॉस्ट ए प्रोडक्ट के लिए कैसे कम कर सकते हैं, या बी के बराबर ले आए कि इसमें ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो अगर हम लोग कॉस्ट ड्राइवर से नहीं देखेंगे तो जनरलाइज बढ़ जाएगा प्रोडक्ट के, तो हम लोग कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे उसमें सच। तो हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन, एनेबल्स प्रिवेंटिव कॉस्ट कंट्रोल rather than reactive reductions। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रिवेंटिव ही होता है कि हम लोग जैसे अब सेटअप टाइम, साइकिल टाइम हम लोग बेटर कर रहे हैं, तो ये पहले से ही हम लोग कॉस्ट कम कर देते हैं rather than हमको बाद में पता चले कि यार ये कॉस्ट तो बहुत बढ़ जा रहा है एंड दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जिसकी वजह से हमको लॉसेस होना शुरू कर दें। तो हम प्रोएक्टिवली पहले एनालाइज कर लेते हैं ड्राइवर्स के बेसिस पे कि कहाँ पे दिख रहा है एंड देन कॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। ठीक है, अब वी आर एंडिंग टू आवर फर्स्ट पार्ट का, विच इज हम लोग नेक्स्ट डिस्कस जो करने वाले हैं वो ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है। तो ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम डिफरेंस एनालाइज करेंगे। तो दिस इज गिवन इन द टेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ट्रेडिशनल में हमने देख लिया कि वॉल्यूम के बेसिस पे ही हो जाता है। 60-40 जो था प्रोडक्शन कॉस्ट हमने देखा, उसके बेसिस पे हमने एलोकेट कर दिया। वेयर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, वो ड्राइवर्स के बेसिस पे होता है। तो अगर कॉल सेंटर कॉस्ट है तो उसमें कितने फ़ोन्स आए प्रोडक्ट ए का, कितने फ़ोन्स प्रोडक्ट बी का है, उसके बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो दिस इज एलोकेशन बेस्ड ऑन एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड इज नेचर, रिएक्टिव।
एंड इसमें प्रोएक्टिव। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ही हम लोग, उसमें क्या होता है ट्रेडिशनल में आपका क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप ईयर एंड में जब पीएनएल बनाओगे तब आपको दिखेगा कि यार हमारा पीएनएल में तो लॉसेस आ रहा है। यहाँ पे आप कॉस्ट ड्राइवर से ही आप एनालाइज कर लोगे तो हमको पहले ही दिख जाएगा कि यार प्रोडक्ट ए में जो हमारा ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दिस इज प्रोएक्टिव। स्टार्ट ऑफ द ईयर में अगर हम लोग लास्ट ईयर का एनालाइज कर लेंगे तो हमको डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर ट्रेडिशनल में आपको ईयर एंड में ही पता चलेगा कि यार की कॉस्ट तो बढ़ गई है जो कि बढ़नी नहीं चाहिए थी। तो दिस इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव वाला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज टू कॉस्ट कंट्रोल। तो हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि हम सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, एंड वेर एज हमारा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या क्या बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप भी करना है, बट स्ट्रैटेजिकली कॉस्ट लीडरशिप करना है। ऐसा नहीं कि कॉस्ट सिर्फ कम करते करते हम लोग क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसमें लीडरशिप। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एज अ लिटिल स्ट्रैटेजिक अप्रोच कि बी इट कॉस्ट लीडरशिप, बी इट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। रिस्क एपेटाइट, रिस्क एवर्स है, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करते हैं ट्रेडिशनल। तो हमको क्या है, अगर कोई फीचर है मार्केट में नया लॉन्च हुआ है बट उसका कॉस्ट ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्या नहीं करते, इसका कॉस्ट ज़्यादा है, जो चल रहा है उसमें ही चलने देते हैं। बट क्या होगा, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि यार ये तो ज़रूरत है, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ये हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, उसको एचसीएम में वो कॉस्ट इंकर करेंगे, ठीक है। तो रिस्क क्या ले, हम लोग इसमें रिस्क ले रहे हैं, इसमें रिस्क नहीं ले रहे, ठीक है। स्कोप, स्कोप में क्या है, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ पे बहुत इंटरनल एक्सटर्नल, वहाँ पे सिर्फ हम अपना कॉस्ट देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बाहर का भी देखते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कंपटीशन कर रहा है, क्या कस्टमर चाह रहे हैं, उस हिसाब से क्या कॉस्ट है। देन लास्ट इज टर्म, कि शॉर्ट टर्म फोकस है एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म फोकस, बिकॉज ये हमको कॉस्ट करना है कि अभी कॉस्ट कम करना है, बाद में हो सकता है कि हम लोग फाइबर यूज़ कर लिए तो कॉस्ट कम हो गया, बाद में क्या हुआ, बाद में हमारा ये कॉस्ट बढ़ भी सकता है बिकॉज सर्विस कॉस्ट आ जाए। तो शॉर्ट टर्म फोकस है, वेर एज यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में थोड़ा लॉन्ग टर्म फोकस है। तो दिस इज़ ऑल। तो आज हम लोग ये डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग गेन शेयरिंग एग्रीमेंट के सॉरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन विल ऑल्सो डिस्कस हमारा बाकी टॉपिक्स भी जो हमारे इसमें कवर हो जाएंगे, विच इज़ आई वेट शो यू। तो नेक्स्ट उसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं, विच विल बी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कवर करने वाले, ठीक है। देन वुड बी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है, देन हम जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रैटेजिक मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस में स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन क्या है, एंड देन फिर ऑस्ट्रोवर्ल्डर बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट इज वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको फिर अपडेट मिलता रहेगा कि हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। जैसे ही